करने वाले हैं हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री हम यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसका फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चैप्टर में डिटेल में जाने से पहले हम ये समझेंगे केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे हम पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ, और एक्चुअल में जब हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन तो वहां पे हो क्या रहा होता है, एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है वो। तो उसको आज हम पूरा स्टडी करने वाले हैं इस फर्स्ट लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या है। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, कोई नया कंपाउंड फॉर्म, कोई नई चीज फॉर्म हो जाए। एक पुराने सब्सटेंस में कुछ प्रोसेस हुआ और नई चीजें फॉर्म हो गई, नई चीजें फॉर्म हो गई, ठीक है। तो उसको हम प्रोसेस को क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज जिसको जो हमने बेसिक क्लास में पढ़ा होता था, चेंज हमने पढ़े होते थे जूनियर क्लासेस में। चेंज दो टाइप के पढ़े होते थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता था, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता था। तो ये केमिकल चेंज क्या है, वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है वहां पे, यानी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस को हम लिखते किस तरीके से हैं, केमिकल रिएक्शंस को हम इस तरीके से लिखते हैं। कुछ हमने चीज ली ए, मान लेते हैं ए हमने कुछ लिया, ठीक है, कोई भी चीज थी, कोई सब्सटेंस था, कोई कंपाउंड था, ठीक है, ए, उसको हमने लिया और ए जो था वो कन्वर्ट होके बन गया, मान लेते हैं बी। ए जो था वो कन्वर्ट होके बी बन गया, ठीक है, ए से कन्वर्जन होके बी बन गया। यहां पे क्या हुआ, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज हुआ यहां पे और बी बन गया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इस ए को हम बोलते हैं, ये जो ए है जो हमारे पास शुरुआत में था, जब केमिकल चेंज नहीं हुआ तब जो हमारे पास था ए, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ए यहां पे क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट होगा। और जो केमिकल चेंज होने का जो चीज बन के आई उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। केमिकल चेंज के बाद जो चीज बनी उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यानी केमिकल चेंज में, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे इस तरीके का एरो लगाते हैं और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारा बनता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। तो ये तो है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, ठीक है। और एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस तो फॉर्म हो जाएगा, लेकिन आपको पता होगा कि जो हमारे जितने भी मैटर होते हैं वो किनसे मिलके बने होते हैं, एटम्स से मिलके बने होते हैं। एटम्स से मिलके मॉलिक्यूल बनता है और फिर उस मॉलिक्यूल से जाके मैटर बनता है हमारा, ठीक है। तो ये आपने 9th क्लास में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एटम्स या, लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है, मॉलिक्यूल चेंज होता है, एटम चेंज नहीं होता। जो एटम रिएक्टेंट में है वही एटम जो है वो प्रोडक्ट में होगा, जो रिएक्टेंट में एटम है वही एटम प्रोडक्ट में भी होगा। लेकिन क्या होगा, एटम का रीअरेंजमेंट हो जाएगा, एटम्स का रीअरेंजमेंट। केमिकल रिएक्शन को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स का रीअरेंजमेंट, एटम रीअरेंज हो जाए। क्योंकि मॉलिक्यूल बनता कैसे, अब इसको और ज्यादा डेप्थ में ले जाते हैं टॉपिक को। ये तो मैंने अभी ऊपर ऊपर से बताया, इस टॉपिक की अब और डेप्थ में जाते हैं। एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करने की मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, यहां पे एक एटम है ए, यहां पे एक एटम मान लेते हैं, दूसरा एटम है बी, यहां पे एक एटम है, यहां पे मान लेते हैं एक और बी है, कुछ भी ले सकते हैं हम। अच्छा, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे कि ये एक मॉलिक्यूल बन। अब यहाँ पे तीन मेरे पास एटम्स हैं, दो बी के एटम है और एक जो है मेरे पास ए का एटम है। ये तीन एटम क्या करेंगे, अभी ये सिर्फ एटम्स हैं, ठीक है, अभी ये सिर्फ एटम्स हैं। एटम्स क्या करेंगे, ये एटम क्या करेंगे, अगर इनकी रिएक्ट करने की टेंडेंसी होगी, अगर रिएक्ट करने की टेंडेंसी, अगर ये एटम रिएक्ट करना चाहते होंगे, मतलब एटम रिएक्ट करना, एटम स्टेबल नहीं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए।
तो यानी इनको अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना है, तो उस वजह से ये क्या करेंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे या एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, मान लेते हैं ये जो B है हमारा, इसकी टेंडेंसी है कि ये स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो यानी ये भी तो B है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। इन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, ठीक है। ये A जो है, इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए कि ये दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, इसको चाहिए कि दो इलेक्ट्रॉन्स को ले ले अपने पास, ठीक है। तो जब ये तीनों एटम्स एक दूसरे के पास आएंगे तब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ये ए जो होगा ये एक्सेप्ट कर लेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला, इनको ये ए जो होगा ये एक्सेप्ट कर लेगा ए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो ए था इस पे 2 माइनस चार्ज आएगा, और यहां पे ये जो बी है इन पे दोनों पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ए और बी पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ए और बी पे प्लस चार्ज आएगा, ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल। अब आपको पता होगा कि पॉजिटिव लाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अनलाइक, ये माइनस है, ये प्लस है, यानी ये माइनस जो है ये इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसी तरीके से ये माइनस इस वाले प्लस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है, ये जो अट्रैक्शन की फोर्स है, इस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। इस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। जो अट्रैक्शन की फोर्स है इनके बीच में, जिससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। तो उसको डिफाइन लिख देते हैं यहां पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between atoms to form molecule is called chemical bond। उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये ए जो है बी को अट्रैक्ट करेगा, यानी यहां पे एक फोर्स है। ये ए जो है ये इस वाले बी को भी अट्रैक्ट करेगा, यानी यहां पे भी फोर्स है। तो इस वजह से क्या हो गया, ये ए और बी, अब ये बी जो है ये ए से दूर नहीं जा पाएगा। इसको अगर दूर जाना है तो हमें इन दोनों को जबरदस्ती दूर करना पड़ेगा, अपने आप ये दूर नहीं जाएगा, अपने आप ये दूर नहीं जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, ये दोनों जुड़ गए। अब जुड़ने के बाद ये जो पूरा बन के आया हमारे पास, क्योंकि अब इनके बीच में अट्रैक्शन है, केमिकल बॉन्ड बन गया, केमिकल बॉन्ड बन गया। अब ये पूरा जो बना हमारा, ये बना हमारा एक मॉलिक्यूल, ये बना हमारा एक मॉलिक्यूल। इस तरीके से हमारा पूरा एक मॉलिक्यूल बन के आया यहां पे। तो ये हमारा यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बन गया। तो इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जो एटम्स हैं अलग अलग, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी केमिकल बॉन्ड की वजह से जब दो एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, तब वो कंप्लीट हमारा क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तब वो हमारे कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा बना मॉलिक्यूल। अब केमिकल रिएक्शन में हमको क्या करना होता है, अब वापस आते हैं अपने केमिकल रिएक्शन के टॉपिक पे। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में जो पुराने बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, मतलब वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने वाले जो बॉन्ड हैं वो वीक हो जाते हैं या फिर कहें तो टूट जाते हैं, और उनकी जगह पे नए बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं, नए एटम्स दूसरे एटम्स के साथ, ठीक है। तो वो होती है केमिकल रिएक्शन। तो इसको भी समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। ये मान लेते हैं हमारा एक बी है, ये एक ए है, और यहां पे भी एक ए है। मान लेते हैं ऐसा हमारा ये एक मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है, जिसमें दो तो ए हैं, एक हमारा बी है। ए और बी यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, कोई से भी एटम्स, ठीक है, कोई सा एटम, कोई एटम्स होंगे यहाँ पे, दो ए है एक बी है। तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल बन गया, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है कंप्लीट।
ठीक है। और यहाँ पे एक और एटम है, मान लेते हैं सी, सिर्फ सी मान लेते हैं, ठीक है। या फिर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं सी और मैं बनाता हूं बी बना देते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अच्छा, तो ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास और ये एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। यहां पे मैंने इनकी कराई रिएक्शन, रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, अब ये क्या है, ये अभी रिएक्शन हुई तो है नहीं, अभी तो रिएक्शन नहीं हुई है, अभी तो मैंने सिर्फ इन दोनों को ड्रॉ किया है, अभी रिएक्शन तो इसके बाद होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे क्या है यहाँ पे, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं, ये दोनों ही हमारे क्या है यहाँ पे अभी रिएक्टेंट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स के अगर यहाँ पे अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कई सारे रिएक्टेंट्स हो तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है, प्लस का साइन लगाते हैं अगर कई सारे रिएक्टेंट्स होते हैं तो ये हमारे यहाँ पे दो हमारे रिएक्टेंट्स हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल। अब मान लेते हैं इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, जो हमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के बाद मिला वो क्या मिला हमको, मान लेते हैं ए और यहां पे आ गया सी, और साथ में ये बी जो थे इन्होंने आपस में ही बॉन्ड बना लिया, ये जो दो बी थे इन्होंने आपस में ही मान लेते हैं बॉन्ड बना लिया, ये हमारी केमिकल रिएक्शन हुई। तो पहले तो जो हम पहले मॉलिक्यूल बनाते हैं, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल था, ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है, और ये एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया, और ये वाला एक अलग एक कंप्लीट मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। तो अब क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट्स थे, इसके बाद रिएक्शन हुई, और यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे क्या बन के आएंगे, यहाँ पे हमारे ये बन के आए हमारे प्रोडक्ट, ये हमारे क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट है हमारे पास। तो ये हमारे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक जो बॉन्ड था, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए और बी के बीच में एक बॉन्ड था, ए और बी के दो एटम्स जो है ये जुड़े हुए थे। एटम्स कैसे जुड़े हुए होते हैं, केमिकल बॉन्ड से, इनके बीच में फोर्स होगी कोई, ठीक है, ये जुड़े हुए थे। ये वाला जो इनके बीच का बॉन्ड था, ये बॉन्ड वीक हुआ, ये ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां से ये वाला जो बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया, ठीक है। ये ए बी जो था इन दोनों से अलग हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे इनके बीच में एक बॉन्ड है, इनके बीच में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, पुराने बॉन्ड जो थे ये वाले, ये तो ब्रेक हो गए और नए बॉन्ड बन गए, किनसे, ये ए और जो ए थे इन्होंने सी के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लिया होगा, तभी तो ये नया मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, जब एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बन जाए, एटम्स के बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा तो वो हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ पे पुराने वाले बॉन्ड जो थे वो ब्रेक हुए और नए बॉन्ड क्रिएट हो गए। ये बी और बी के बीच में बॉन्ड यहाँ पे तो नहीं था, यहाँ पे तो ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे तो कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया नया। तो हुआ क्या, पुराने वाले जो बॉन्ड थे वो ब्रेक हुए और नए बॉन्ड क्रिएट हो गए। तो ये यहाँ पे क्या हुई हमारी केमिकल रिएक्शन। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, एटम्स जो थे वो रीअरेंज हो गए, मतलब एटम्स जो थे उनका अरेंजमेंट जो था वो चेंज हो गया। पहले बी जो था वो ए के साथ था और बी जो था वो सी के भी साथ था, ठीक है, पहले ये था। फिर रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ, ए और सी साथ में आ गए और जो दोनों बी थे वो अलग हो गए, ठीक है। तो एटम्स जो थे वो रीअरेंज हो गए, अरेंजमेंट चेंज हो गया, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हुए, नए बॉन्ड्स क्रिएट हुए। तो ये हो रहा है केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन इसी को बोलते हैं हम, पुराने बॉन्ड्स का ब्रेक होना और नए बॉन्ड्स का क्रिएट होना। कैमरा हिल गया शायद थोड़ा सा, अच्छा। तो ये हुई हमारी केमिकल रिएक्शन। अच्छा, अब इसके लिए आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन में एटम जो होते हैं वो सेम रहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज देखें, जो रिएक्टेंट्स में एटम है वही प्रोडक्ट में, यहाँ पे जो एटम है वही एटम्स यहाँ पे हैं। जैसे कि यहाँ पे ए के दो एटम है, यहाँ पे भी ए के दो एटम है, ठीक है। यहाँ पे बी के दो एटम है, यहाँ पे भी बी के दो एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। मैं इन दोनों साइड्स को कंपेयर कर रहा हूँ, ये दोनों साइड जो है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड।
तो जो एटम्स रिएक्टेंट में है वही एटम्स हमारे प्रोडक्ट में है। ए के एटम यहाँ है, ए ही यहाँ पे है, ठीक है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे कोई एटम हो और यहाँ पे आके वो गायब हो गया हो, मतलब यहाँ पे तो हो और यहाँ पे ना हो, ऐसा नहीं हुआ। या फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि यहाँ पे तो नहीं था लेकिन यहाँ पे कहीं अलग से आ गया। यहाँ पे ऐसा भी नहीं हुआ कि यहाँ पे नहीं था और यहाँ पे कहीं से आ गया, ऐसा भी नहीं है। मतलब जो एटम्स रिएक्टेंट साइड में होते हैं वही एटम्स प्रोडक्ट साइड में होते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इसको आपने, एक मिनट, कैमरा दोबारा हिल गया, माइक की वजह से हो रहा है ऐसा। तो एटम्स क्यों नहीं डिस्ट्रॉय क्रिएट हो सकते? क्योंकि हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और एटम्स के पास क्या होता है? एटम्स के पास भी मास होता है, यानी एटम्स को भी हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यानी ना तो ऐसा हुआ कि एटम नया कोई क्रिएट हो गया हो यहाँ पे, ऐसा भी नहीं हुआ, या फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई एटम यहाँ पे तो हो लेकिन यहाँ पे ना हो, यानी एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ। जो एटम यहाँ थे वही एटम्स यहाँ पे भी रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब एनसीईआरटी में आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ होगा इसका। जो पहली एक्टिविटी है उसमें क्या किया है? मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया है। मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया है उस एक्टिविटी में। तो अगर आप वो एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो यहाँ मैंने आई बटन पे उसको लगा दिया। वो एक्टिविटी मैंने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी वो फर्स्ट एक्टिविटी। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा। वो उस एक्टिविटी में से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैं अगले लेक्चर में, अगर आपको कोई डाउट आता है उस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा। तो ये तो हुआ हमारी केमिकल रिएक्शन हो क्या रही है। अब लेकिन एटम तो बहुत छोटा होता है, मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा होता है। हमको अपनी नॉर्मल आईज से ना तो एटम दिखाई देगा ना ही मॉलिक्यूल दिखाई देगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई? मतलब ये रीअरेंजमेंट हमें तो दिखाई नहीं देगा ना, क्योंकि ये सब तो बहुत ही छोटी चीजें हैं। एटम्स तो बहुत ही छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल भी बहुत छोटे होते हैं, हमको तो दिखाई भी नहीं देंगे। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कुछ रीअरेंजमेंट हो गया, कोई रीअरेंजमेंट हो गया? हमको पता कैसे चलेगा? तो हमको पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई? तो केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में क्या हो रहा होता है। बॉन्ड्स किस तरीके से, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं, एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल चेंज हो सकता है। ये यहाँ पे ये कुछ और मॉलिक्यूल था इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे लिख देते हैं, बी और ए टू, क्योंकि ए दो है बी सिंगल है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सी बी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल था, इधर की साइड क्या मॉलिक्यूल बन रहे हैं? सी ए टू और यहाँ पे बी टू, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले अगर हम इनके लिख दें तो आप देख रहे हैं मॉलिक्यूल तो चेंज हो गया है, यहाँ पे कुछ और मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कुछ और मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल तो चेंज हो सकता है लेकिन एटम चेंज नहीं होंगे। मॉलिक्यूल चेंज हो सकता है लेकिन एटम चेंज नहीं होंगे। मॉलिक्यूल क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि एटम्स रीअरेंज हो रहे हैं। मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स ही तो है। मॉलिक्यूल क्या होता था? ग्रुप ऑफ एटम्स जो कि केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए हो। एटम्स लिए हमने कई सारे, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड से उनको ज्वाइन किया तो वो क्या बन जाता था? एक मॉलिक्यूल बन जाता था। तो केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा है? केमिकल रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है। रीअरेंजमेंट हो रहा है यानी ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं, ग्रुप चेंज हो रहे हैं। पहले यहाँ पे कुछ और बच्चों के, ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे कुछ और बच्चों के ग्रुप बने हुए थे, यहाँ पे कुछ एक दूसरा ग्रुप था। फिर क्या हुआ? थोड़ी लड़ाई वगैरह हुई और ग्रुप चेंज हो गए। अब ये जो सी था, ये जो बी था, इसने यहाँ पे भी लड़ाई कर ली और इसने यहाँ पे भी लड़ाई कर ली। इसने क्या किया? फिर अपने जैसे किसी और बी के साथ इसने जाके वहां पे अपना अलग ग्रुप बना लिया बी ने, और ए, अब सी यहाँ पे अकेला था तो उसने इनके साथ ग्रुप बना लिया। मतलब यहाँ पे ग्रुप्स चेंज हो गए अब, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। और क्या होता है? केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड्स क्रिएट होते हैं। तो यानी मॉलिक्यूल तो चेंज हो सकता है, एटम चेंज नहीं हो सकता। ना ही कोई एटम गायब हो सकता
कि यहाँ पे था यहाँ पे नहीं था, ऐसा भी नहीं हो सकता। ना ही कोई एटम क्रिएट हो सकता कि यहाँ पे नहीं था यहाँ पे क्रिएट हो गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हो रही है हमारी एक्चुअल केमिकल रिएक्शन। अब हमको पता कैसे चलेगा केमिकल रिएक्शन हुई है? तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है केमिकल रिएक्शन की। प्रॉपर्टीज मतलब कि केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो वहां पे कुछ चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये जो अभी जो चीज हुई ये बहुत छोटे लेवल पे हुई। एटम्स जो है वो बहुत छोटे हैं, एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो भी बहुत छोटा है, मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा है। तो उस चेंज को, ये जो चेंज हुआ उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन उससे कुछ ऐसे, उसमें से कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी, कुछ ऐसी चीजें इवॉल्व होंगी, कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी अभी जिनको कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और उनके बेस पे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है वहां पे। तो आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते हुए चलें, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होगा, एक तो आपके अभी अगर आप नोट्स बना रहे होंगे साथ के साथ तो ये चीजें आपके दिमाग में अपने आप सेटल होती जा रही होंगी और भी अच्छे तरीके से, और नोट्स का फायदा आपको पता है, बाद में भी आप कभी फिर उनको रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहली चीज क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाए, या तो वहां पे क्या हो, अपने आप हीट इवॉल्व हो जाए, या फिर हीट इवॉल्व होने का तो क्या, आपने एक वेसल लिया, कोई भी एक वेसल लिया, उसके अंदर रिएक्शन करवाई और वो वेसल जो था वो अपने आप गर्म हो गया, अपने आप गर्म हो गया। ठीक है, तो यानी वहां पे क्या हुआ, वो जो वेसल था वो गर्म कैसे हो गया, वहां पे उस रिएक्शन में से कुछ हीट जो थी वो जनरेट हो गई, हीट जनरेट हो गई, हीट जनरेट होने की वजह से उसका टेम्परेचर जो था वो चेंज हो गया। इसी तरीके से कुछ रिएक्शन अभी आप पढ़ेंगे ऐसी भी होती हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। हीट को एब्जॉर्ब कर लेने से क्या होता है, वो जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, वो चीज कूल हो जाती है। तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाए। अच्छा, तो अब ये चीज जो है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एटम को हम नहीं देख सकते थे, ठीक है, मॉलिक्यूल को हम नहीं देख सकते, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर इसको तो हम फील कर सकते हैं। हम वहां पे थर्मोमीटर लगा देंगे और जैसे ही टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा हमें पता चल जाएगा, इसको तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, दूसरा क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, हमने एक रिएक्शन करवाई और उसमें से कोई एक गैस उसमें से रिलीज होने लगी। जैसे कि हमने इसको, अगर मैं थोड़ी नॉर्मल भाषा में समझाऊं, ठीक है, तो एक हमने वेसल लिया जिसमें हम कुछ रिएक्शन करवाए थे और रिएक्शन हुई और उस वेसल में से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया हमको, धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, कुछ धुएं जैसा, तो यानी कोई गैस थी जो उसमें से इवॉल्व हुई, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पे कोई गैस इवॉल्व हो रही है, इसको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक ऐसी इनसॉल्युबल चीज होती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल एक ऐसी इनसॉल्युबल चीज होती है। इनसॉल्युबल का मतलब क्या है, अगर मैंने, मान लेते हैं मैं कोई रिएक्शन करवा रहा था वाटर में मैं कोई रिएक्शन करवा रहा था, अब रिएक्शन मैंने करवाई, रिएक्शन जब शुरू नहीं हुई थी, मतलब रिएक्टेंट जब थे, तब वहां पे क्या था, वहां पे सिर्फ वाटर था बिल्कुल क्लियर, और बाकी सब जो भी कुछ था वो वाटर में क्या कह सकते हैं, डिसॉल्व हो चुका था, घुल चुका था वो वाटर के अंदर। लेकिन जैसी रिएक्शन हुई वाटर के अंदर कुछ हमको ऐसी कुछ सॉलिड जैसा उसमें दिखने लगा, जो कि पानी में जो था वो घुल नहीं रहा था, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा था, वाटर में सॉल्युबल नहीं हो रहा था, इनसॉल्युबल था। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। जो सॉलिड रिएक्शन के अंदर फॉर्म हो जाए और इनसॉल्युबल हो, वहां पे
इनसॉल्युबल मतलब अब इनसॉल्युबल है तो वो उसमें मिक्स तो होगा नहीं, मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, वो धीमे धीमे क्या होगा, नीचे जो उस वेसल का बेस होगा वहां पे वो सेटल होने लग जाएगा, उस वेसल के बेस में सेटल होने लग जाएगा। जैसे कि चौक, ये एग्जांपल नहीं है, कोई रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है, आपने देखा होगा चौक जो होती है, चौक को अगर हम पाउडर बना लें चौक का और उसको वाटर में मिक्स कर दें तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वो चौक जो होगी उस जो वेसल होगा उसमें नीचे इकट्ठी हो जाएगी, वहां पे एक जगह जमा हो जाएगी वो वहां पे, तो वो क्या है, इनसॉल्युबल है, उसको हम कहते हैं इनसॉल्युबल, वो उसमें मिक्स नहीं हो पा रही है। तो ऐसे ही हमारे होते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाता है हमारा रिएक्शन में। अब उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है कि कोई नई चीज फॉर्म हो गई है जो कि डिसॉल्व नहीं हो रही है, तो हमें पता चल गया कि प्रेसिपिटेट बना है, यानी यहां पे कोई रिएक्शन हुई है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फोर्थ क्या है, चेंज इन स्मेल, स्मेल चेंज हो जाए वहां पे, हमने कोई कुछ हमने कराया, कुछ वहां पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और एकदम से जो रूम था वहां पे स्मेल चेंज हो गई, वहां पे मतलब कुछ खुशबू आने लगी हमको एकदम से, मतलब वहां पे जो एनवायरनमेंट था वो एकदम से चेंज हो गया, तो यानी वहां पे भी हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है। चेंज इन स्मेल, हमको अब ये जो चेंज इन स्मेल है ये भी हमको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हमारे पास नोज दी हुई है हमें, ठीक है, हमारी बॉडी में नोज है तो हम उसकी वजह से ये भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर स्मेल चेंज होती है तो हम पता लगा सकते हैं, तो यानी वहां पे क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई है वहां पे। तो ये हमारी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब इन केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स का एक एक एग्जांपल, कि चेंज इन टेम्परेचर वाली रिएक्शन का एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल और इसका एक एग्जांपल, ये एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि अब इस लेक्चर में अगर उनको मैं लगा देता हूं तो ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, इसको ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं, इसको शॉर्ट रखते हैं। तो ये हमारे केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से कोई चीज होती है, अगर इसमें से कुछ हुआ तो हम बता सकते हैं कि हाँ वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, इनमें से कोई चीज अगर ऑब्जर्व होती है तो हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, इन सब चीजों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये वो चीजें हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, ये सब हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इन सब को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन सब को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए इनसे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जो हमारा केमिकल रिएक्शन का मैंने पहले एक वीडियो डाला है, एक्टिविटी फर्स्ट जो है जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें।